दोस्तों आज पेश है मौत की साजिश। ये एक और चित्र है दोस्तों। अर्धरात्रि का समय था। केशव दत्त अपने मकान के बरामदे में सोया हुआ था। कुछ आवाजें सुनकर उसकी आंख खुल गई। कौन है ये दोनों रात्रि के इस पहर में क्या कर रहे हैं? दुख भैया, कोई नवीन समाचार सुनाओ। क्या सुनाऊं सुख भैया, नवीन समाचार तो है पर अच्छा नहीं है। ऐसा कैसे समाचार है, जरा बताओ तो सुनो। इस समय हम दोनों जिस सूरतगढ़ राज्य में खड़े हैं, कल इस पर घोर संकट आने वाला है। यह क्या कह रहे हो तुम दुख भैया? सूरतगढ़ तो बहुत खुशहाल राज्य है, क्योंकि यहाँ मेरा वास है। बेशक इस राज्य पर तुम्हारा वास है, लेकिन कल सुबह होते ही इस राज्य पर मेरा वास हो जाएगा। जरा स्पष्ट रूप से बताओ तुम क्या कहना क्या चाहते हो। तो सुनो, यह तो तुम जानते ही हो कि एक सप्ताह पहले सूरजगढ़ के महाराज सूरज सिंह का निधन हो गया, और उसकी मृत्यु के पश्चात बड़े राजकुमार अजीत सिंह को नया राजा बनाया जाएगा। राजा बनने से पहले राजकुमार अजीत सिंह के छोटे भाई जीत सिंह के साथ देवी माँ के आशीर्वाद लेने कल सुबह रिंगी पर्वत की पर स्थित कली कलिका देवी मंदिर जाएंगे। बस वहीं अजीत का अपहरण हो जाएगा, और उसके बाद सूरजगढ़ पर संकट के बादल छा जाएंगे। यानी यहाँ पर मेरा एक छत्र राज्य, और तुम्हें यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। ओह, यह तो बड़ा अशुभ समाचार है। उफ, यह मैं क्या सुन रहा हूँ, सूरतगढ़ पर संकट आने वाला है। दुख भैया, तो यह तो मैं भी जानता हूँ कि सुख दुख का जन्म जन्मांतर का साथ है, पर किसी पर भी फिर मेरी तुमसे एक विनती है। कहो सुख भैया, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं चाहता हूँ सूरतगढ़ पर तुम्हारा वास अभी नहीं होना चाहिए। अभी तो राजकुमार अजीत सिंह ने राजभार भी नहीं संभाला। बिना राजा सूरतगढ़ पर राजकार भला कैसे संभालेगा? मैं जानता हूँ कि तुम सूरतगढ़ का हित होते देख तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं मजबूर हूँ। मुझे ऊपर से चित्रगुप्त ने ऐसा आदेश दिया है, पृथ्वी पर भेजा है। दुख की बात सुनकर सुख का चेहरा उतर गया। जब उसने काफी समय तक दुख से अनुविनय किया, तब जाकर दुख ने उससे कहा, यदि कोई आदमी इसी समय राजमहल जाकर महारानी सुमित्रा देवी को सचेत कर दे और उससे कहे कि कल सुबह राजकुमार अजीत सिंह व अजीत सिंह रिंगी पर्वत पर न जाए, तो सूरतगढ़ पर आया संकट टल सकता है। ओह, यह कैसे हो सकता है भला? इस समय राजमहल में कौन जा सकता है? यह कार्य असंभव है। इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। दुख की बात सुनकर सुख का मुंह लटक गया, वहां से चला गया। तब चारपाई पर लेटा केशवदत्त उठकर दुख के पास आया और उससे बोला, मैं सूरतगढ़ में तुम्हारा साम्राज्य नहीं होने दूंगा। मैं भी इसी समय राजमहल में जाकर महारानी सुमित्रा देवी को सचेत करता हूँ। ओह, तो तुमने मेरा और दुख का वार्तालाप सुन लिया। ठीक है, तुम राजमहल जा सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। तब केशवदत्त ने झोपड़ी पर वापस लौटा, अपने कपड़े जूते पहने और राजमहल की ओर चल दिया। मैं देखता हूँ तू राजमहल तक कैसे पहुंच पाता है। और जिस दिशा में केशवदत्त गया था, दुख ने उस दिशा में और अपना हाथ उठाया। केशवदत्त, अब तू मेरा करिश्मा देख। अगले ही पल एक भयानक आंधी चलने लगी। अरे, यह तो अचानक क्या हुआ? एक आसमान में एक अब साफ था, यह धूल भरी आंधी कैसे आ गई? अरे बाप रे, अब क्या हुआ? और कुछ समय तक केशवदत्त के साथ साथ उड़ता रहा। फिर वह तेजी से पृथ्वी पर गिरा। आह! पृथ्वी पर गिरने से केशवदत्त को काफी चोटाई कराता हुआ बेहोश हो गया। थोड़ी देर में ही उसके प्राण पीकर उड़ गए। केशवदत्त के गिरते देख दुख आंधी का रुख वापस हथेली की ओर मोड़ लिया। केशवदत्त, तेरी यही सजा थी। तूने मेरे कार्य में टांग अड़ानी चाहिए, जिसे मैं किसी भी हालत में सहन नहीं कर सकता।
उधर सुबह होने पर राजमहल में, बेटा अजीत सिंह, परंपरा के अनुसार तुम्हें राज सिंहासन आसीन होने से पहले रिंगी पर्वत पर स्थित कालिका देवी के दर्शन करने, उनसे पश्चात राज्याभिषेक समारोह होगा, इसलिए तुम्हें आज ही जीत सिंह के साथ रिंगी पर्वत पर जाना जो आज्ञा मां। परंपरा के अनुसार तुम दोनों को अकेले यात्रा पर जाना है, सैनिक या मंत्री तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, और यह यात्रा तुम्हें बिना अस्त्र शस्त्र के जाना होगा। हमें आशीर्वाद दो माँ, हम अपनी इस यात्रा से सुकुशल वापस लौटे, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। रानी सुजाता देवी ने दोनों को आशीर्वाद देकर रूप कुमार के पास पहुंचे। रूप कुमार राजकुमार अजीत सिंह की पत्नी थी। आप दोनों यात्रा मंगल हो, मेरी कामना है, पर मैं एक बात से डरती हूँ। किस बात से रूप कुमार? आप दोनों भाई वीर और साहसी हैं, पर एक साथ थोड़े जिद्दी भी हैं। अपने जिद्दी स्वभाव के कारण राह में किसी से टकरा न बैठना। ओ भाभी, तुम भी क्या बेकार की बात सोच रही हो? हम राजपूत, जिद्दी होना हमारे खून में है, किसी का सामने झुकना हमने सीखा नहीं है, बस इसी बात का डर है। डरो नहीं रूप कुमार, हम दोनों कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ देवी के दर्शन करके वापस लौट आएंगे। इसके बाद अजीत सिंह और जीत सिंह राजमहल से निकल पड़ी। आओ जाओ मेरे बहादुर पुत्रों, देवी माँ की आशीर्वाद लेकर शीघ्र ही सूरतगढ़ वापस लौट आओ, तुम दोनों को आशीर्वाद देती हूँ। राजकुमार जीत सिंह अजीत सिंह अपने घोड़े पर बैठ गए और रानी सुजाता देवी उन दोनों को राजकीय पताकाएं दी। राजकीय पताकाओं को हाथ में ऊंचा उठाकर तुम्हें यह यात्रा करनी है, ताकि दूर से पताका देखकर लोग समझ जाएं कि सूरतगढ़ राजकुमार यात्रा पर आ रहे हैं। राजकुमार अजीत सिंह व अजीत सिंह अपने हाथों में पकड़ी पताकाएं ऊंची की और सफर पर चल पड़े। दिन भर सफर करने के पश्चात एक दुर्गम वन में प्रवेश किया। उसी दुर्गम वन में राजा संबलदेव अपने सैनिकों के साथ आखेट करने के लिए घूम रहा था। अब हम थक गए हैं, इसलिए चलकर खेमे में विश्राम करना चाहते हैं, जो आज्ञा महाराज। राजा संबलदेव अपने सैनिकों के साथ वापस मुड़ने कर अदक हुए कि तभी राजकुमार अजीत सिंह और जीत सिंह घोड़े पर उनके सामने से गुजरे। यह कौन युवक है? किस राज्य की पताकाएं उठाए हुए हैं? जब राजकुमार अजीत सिंह घोड़े आगे निकल गए तो राजा संबलदेव ने कड़क कर कहा, ए छोकरो, जहां वहीं ठहर जाओ। राजा संबलदेव की आवाज सुनकर राजकुमार अजीत सिंह व जीत सिंह अपने घोड़े की लगाम खींच ली और राजा संबलदेव को अपना घोड़ा दौड़ाया और उनके पास आया तो उसके सैनिक भी उसके पीछे पीछे वहां आए। ऊंट की तरह मुंह उठाकर तुम दोनों हमारे सामने से निकल आए। क्या तुम्हें पता नहीं हम कौन है? आप कौन है? संबल प्रदेश का राजा समलदेव को भला कौन नहीं जानता। ओह, तो आप संबल प्रदेश के राजा समलदेव हैं। राजा समलदेव अरिजीत सिंह की बात पर कोई जवाब नहीं दिया और अरिजीत सिंह से बोला, तुम लोग कौन हो और ये पता कहीं हाथ में उठाए कहाँ जा रही हो? मैं सूरतगढ़ का राजकुमार अजीत सिंह और मेरा छोटा भाई जीत सिंह है। ओह, तुम दोनों सूरतगढ़ के स्वर्गीय राजा सूरत सिंह के पुत्र हो? जी महाराज। 5 दिन पश्चात हमारा राजकीय राज तिलक है, इसलिए मैं और अजीत सिंह राज तिलक से पहले कालका देवी मंदिर के दर्शन के लिए रिंगी पर्वत जा रहे हैं। अजीत सिंह की बात सुनकर राजा संबलदेव ने मन में एक कुछ विचार आया। सूरतगढ़ की राज सिंहासन अभी खाली पड़ा है, यदि मैं इन दोनों छोकरों को इसी समय कैद कर लूं तो सूरतगढ़ पर निर्विघ्न कब्जा करके वहां का राजा बन सकता हूं। अगले ही पल, राजकुमार अजीत सिंह, तुम शौक से देवी के दर्शन के लिए जा सकते हो, पर आगे बढ़ने से पहले तुम मेरे आगे शीश झुकाना होगा। क्या कह रहे हो राजा समलदेव? जानते नहीं कि हम राजपूत हैं और राजपूत ईश्वर के अतिरिक्त किसी के अन्य के सामने शीश नहीं झुकते? सोच लो अजीत सिंह, मेरी बात की अवहेलना करना तुम्हें महंगा पड़ सकता है। मेरे एक इशारे पर मेरे सैनिक तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी समलदेव। जीत सिंह की बात सुनकर अजीत सिंह उसके कान में
फुसफुसाया, यह क्या बचपना कर रहे हो अजीत सिंह? जानते नहीं हम निहत्थे हैं और किसी तरह समलदेव से टक्कर नहीं ले सकते। भैया समलदेव हमारी गैरत को ललकारा है, भला बिना वजह हम इसके आगे कैसे झुका सकते हैं? शाबाश, तुम्हारी बात सुनकर मुझे खुशी हुई जीत सिंह, लेकिन मौके की नजाकत को समझो। दोनों खुसर फुसर करते थे। समलदेव ने उनसे बोला, छोकरों आपस में खुसर फुस करना छोड़ो, जल्दी ही से सिर झुकाओ। राजा, व्यर्थ में जिद न करो, हमें जाने दो, तुम्हारी यह मजाल। तभी जीत सिंह ने आगे बढ़कर कहा, समलदेव अपनी औकात में रहो और हमें बिना वजह न टकराओ, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। पिद्दी छोकरों, तुम्हें मुझे धमका रहे हो? समलदेव ने क्रोध में भरकर कमर पर लटकी म्यान से तलवार निकाली और जीत सिंह पर वार कर दिया। इस अप्रत्याशित वार से अजीत सिंह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जीत सिंह को पृथ्वी पर गिरते देखा जीत सिंह चिल्लाया, समलदेव निहत्थे पर वार करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आई? ठहर, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। अगले पल जीत सिंह अपने हाथ में थिमी पताका लिए द्रुत गति से समलदेव की ओर बढ़ा। अजीत सिंह को समलदेव की पताका लेकर बढ़ते देख सैनिकों ने तेजी से अपना भाला अजीत सिंह की ओर फेंका। अगले ही पल अजीत सिंह को दर्द से लहराता कराता हुआ घोड़े से नीचे गिर पड़ा। तभी बेहोश जीत सिंह को होश आया। जैसे ही उसने अधमूंगी आंखों से जीत सिंह की ओर देखा, ओ मेरा भैया को इन लोगों ने घायल कर दिया। अब मुझे किसी तरह अपने घोड़े पर चढ़कर यहाँ से भाग निकलना चाहिए और भैया की रक्षा के लिए सेना लेकर वापस लौटना चाहिए। यह सब लोग की नजरें घायल अजीत सिंह की तरफ थी। अजीत सिंह ने मौके का फायदा उठाया और पास खड़े अपने घोड़े पर चढ़कर यह थपथपाया और बोला, चल प्यारे घोड़े, आज तेरी प्रतीक्षा की घड़ी है। इस दुष्ट राजा के चुंगल से निकलकर सूरतगढ़ ले चल। जीत सिंह की बात सुनकर घोड़ा हिलनाया और अगले ही पल घायल जीत सिंह को लेकर वहां से भाग लिया। जीत सिंह को भागता देख समलदेव चिल्लाया, सैनिकों देखो, जीत सिंह का घोड़ा भाग रहा है, उसे सिर दी पकड़ लो, जाने ना पाए। राजा समलदेव के आदेश पाकर कुछ सैनिक जीत सिंह के घोड़े की तरफ लपके। एक सैनिक ने निशाना बांधकर जीत सिंह पर तीर छोड़ा। तीर सनसनाता हुआ अजीत सिंह के कान के पास से गुजर गया। मुझे अपने घोड़े को और तेज दौड़ाना चाहिए, वरना सैनिक या तो मुझे पकड़ लेंगे या मार गिराएंगे। घायल जीत सिंह पूरे वेग से घोड़े को दौड़ाता और पुचकार पुकार कर अजीत सिंह ने कहा, भैया आप घबराना नहीं, सूरतगढ़ पहुंचकर मैं इन सैनिकों सहित आपको छुड़ाने के लिए यहाँ आऊँगा। मुझे तुम्हारी ऐसी आशा थी मेरे भाई, जल्दी से निकल जाओ। कुछ क्षण बाद जीत सिंह घोड़ा आंखों से ओझल हो गया और समलदेव सैनिकों के हाथ मलते रह गए। तब राजा समलदेव ने राजकुमार अजीत सिंह पर दृष्टि डालता हुआ बोला, अजीत सिंह तुम्हारा भाई मैदान छोड़कर भाग गया, आप बताओ हमारा आगे सिर झुकाने को तैयार हो या नहीं? मैं कदापि ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, तुम्हें अपने साथ समल प्रदेश ले जाएंगे और अपना बंदी बनाकर रखेंगे। जल्दी ही जीत सिंह को भी रास्ते से हटा देंगे और सूरतगढ़ पर कब्जा कर लेंगे। तुम्हारा यह मनसूबा कभी पूरा नहीं होगा समलदेव। सैनिकों, इस घमंडी अजीत सिंह को घोड़े पर लाद कर समलदेव प्रदेश में ले चलो। अब यह बंदी घर की यात्रा झेलेगा तो इसका दिमाग ठीक आ जाएगा। जो क्या महाराज। समलदेव की आज्ञा पाकर सैनिक घायल अजीत सिंह को उठाकर घोड़े पर डाल समल प्रदेश की ओर चल दी पड़े। देवी माँ का यह क्या विपदा आई? सूरतगढ़ से तेरे दर्शन के लिए निकले चले थे, यह दुर्घटना क्यों घटी? उधर जीत सिंह अपना घोड़ा भी द्रुत गति से सूरतगढ़ की ओर भागा जा रहा था। तभी राह में एक पत्थर पर घोड़े ने ठोकर लगने से वह घोड़ा हवा में उछला और घायल जीत सिंह सहित पृथ्वी पर गिरा। लेकिन गिरते ही घोड़ा फौरन ही उठ खड़ा हुआ और पास बेहोश पड़े जीत सिंह के शरीर को सूंघने लगा। काफी देर व्यतीत हो जाने के पश्चात जब अचेत जीत सिंह को होश न आया तो वहीं बैठकर जीत सिंह को होश में आने की प्रतीक्षा करने लगा। जिस स्थान पर जीत सिंह बेहोश हुआ था वहां उस स्थान पर झींगा जाति के
कबीले का वालों का था। समूल पर समय पश्चात उधर से कहे, 3 कबीले वाले गुजरे, अरे यह कौन है? यह तो बुरी तरह घायल लगता है, शायद यह घोड़े भी इसी का है। नबज चल रही है पर यह बहुत धीमी है, शायद उपचार करने के बाद बच जाएगा। चलो इसे अपना सरदार सिंगारा के पास ले जाएं, वही इस बात का रहना करेगा। इसका क्या करना ठीक है, ठीक रहेगा। तीनों कबीलेवासी जीत सिंह को घोड़े पर लादा और घोड़े की लगाम पकड़कर अपने कबीले की ओर ले चले। लगातार लगता है इस युवक को जंगल डाकुओं ने मुठभेड़ हो गई है, इससे साथ घायल किया है। यह तो इसके होश में आने के बाद पता चल सकेगा इसके साथ क्या हादसा हुआ। तीनों कबीलेवासी बेहोश जीत सिंह को लेकर सरदार सिंगारा के पास पहुंचे। कौन है यह? सरदार, ये हमें जंगल में घायल मिला, पता नहीं कौन है। इसे ले जाकर एक झोपड़ी में लिटाओ, हम कबीले के वैद्य को बुलाते हैं। जी सरदार। तीनों जीत सिंह को लेकर वहां से वापस चल पड़े। थोड़ी देर बाद कबीले का वैद्य आकर जीत सिंह का निरीक्षण किया। इस युवक के कंधे पर गंभीर चोट लगी है, इसी कारण अब तक ये बेहोश है। इस युवक की बेहोशी सिर टूटने वाली नहीं है। मेरा अनुभव के अनुसार इसे होश में आने में 10-15 दिन लग जाएंगे। ठीक है वैद्य जी, तुम इस युवक को उपचार करो ताकि इसके होश में आने पर हमें पता कर सके यह कौन है। और सरदार के कहने पर वैद्य जी ने जीत सिंह का बाकायदा उपचार आरंभ कर दिया। इस घटना को व्यतीत हुए 2 दिन बीत गए। सूरजगढ़ के राजकुमार में सुजाता देवी अजीत सिंह की पत्नी रूप कुंवर चिंता में बैठी थी। अजीत सिंह और जीत सिंह रेंगनी पर्वत की ओर गए। आज चौथा दिन हो गया, पता नहीं अब तक वे दोनों क्यों वापस नहीं लौटे। माता जी न जाने क्यों मेरा मन अनिष्ट की आकांक्षा से बार बार कांप उठता है। आप प्रधानमंत्री को रेंगनी पर्वत पर जाकर भेजने, वहां समाचार मंगवाइए कि मुझे लगता है दोनों भाई किसी गंभीर संकट में फंस गए हैं। रूप कुंवर के कहने पर महारानी सुजाता ने तुरंत महामंत्री चंद्रेश सिंह को बुलाया। कहिए महारानी जी, मेरे लिए क्या क्या है? महामंत्री जी, राजकुमार अजीत सिंह व राजकुमार जीत सिंह रिंगी पर्वत पर दर्शन देवी के लिए करने गए थे, लेकिन आज 4 दिन हो गए हैं अब तक। तीसरे दिन ही दर्शन करके वापस सूरतगढ़ लौटाना था। आप आज ही कुछ सैनिकों के साथ लेकर रिंगी पर्वत की ओर जाइए और दोनों राजकुमार को खोज लीजिए। जो आज्ञा राजकुमारी जी। महामंत्री सुजाता देवी ने आज्ञा पाकर महामंत्री चंद्रेश चंद्रेश सिंह कुछ सैनिकों के अपने साथ ले आरंगी पर्वत की ओर चल दिए। देवी माँ, मेरे बेटे की रक्षा करना, वे दोनों जहाँ भी हों कुशल हों। प्रभु, मेरे स्वास्थ्य और उसकी भाई की रक्षा करना। महामंत्री चंद्रेश सिंह रिंगी पर्वत जाकर राजकुमार की खोज की, अन्य जगहों पर भी खोजा पर उन्हें कोई सफलता न मिली। दोनों राजकुमारों को कहीं कोई आता पता नहीं है। अब क्या किया जाए? थक हार कर महामंत्री चंद्रेश सिंह वापस सूरतगढ़ लौट आए। मुझे खेद है रानी जी, काफी खोजबीन के पश्चात भी दोनों राजकुमारों को पता नहीं लगा पाए, न ही उन दोनों की कहाँ गायब हो गए हैं। ओह, यह तो बड़ा अशुभ समाचार है। पुत्रों की अनिष्ट आकांक्षा से महारानी सुजाता देवी का हृदय कांप उठा और उन्हें महामंत्री को आदेश दिया। महामंत्री जी, चारों ओर गुप्तचर फैला दो, हमें सिर दी पता लगना चाहिए कि राजकुमार एक कहाँ गायब हो गए। जो क्या महारानी जी। महामंत्री चंद्रेश सिंह ने महारानी की सुजाता देवी का आदेश पाकर कई गुप्तचरों को राजकुमारों की खोज में चारों दिशाओं में भेज दिया। राजा समलदेव, जो राजकुमार अजीत सिंह को कारागार में बंद कर चुका था, इस समय अपने प्रधानमंत्री से सलाह कर रहा था। राजकुमार अजीत सिंह हमारी कैद में है। अगर राजकुमार अजीत सिंह हमारे कब्जे में आ जाए तो सूरतगढ़ पर अधिकार करना हमारे लिए सरल हो जाएगा। कोई ऐसा उपाय बताइए महामंत्री जी, जिसके द्वारा हम अजीत सिंह को अपने जाल में फंस सके। महाराज, आपने बताया अनुसार जीत सिंह चतुर युवक है, अतः उसे बल से नहीं छल से अपने कब्जे में करना होगा। मैंने सुना है जीत सिंह का विवाह तिलकपुर के राज्य से के राजा तिलक सिंह की पत्नी सूर्य प्रभा से तय हुआ है। यह तो आप जानते ही हैं कि राजा तिलक सिंह एक धूर्त व लालची राजा है।
अतः हम उसे अपने साथ में लाकर अजीत सिंह को जाल में फंसा सकते हैं। महामंत्री जी, मुझे तुम्हारी योजना विस्तार से समझाइए। तब महामंत्री सूरत सिंह ने अपनी योजना विस्तार से राजा समलदेव को बताई। महामंत्री सूरत की योजना राजा समलदेव ने खिल उठे। वाह मंत्री जी, वाह, क्या योजना बनाई है आपने। अपने जाल मैं आज ही अपने विशेष दूत को राज तिलक सिंह के पास भेजता हूँ। उसने उसी समय विशेष दूत को बुलाया। हम राजा तिलक सिंह के पास एक सूचना भिजवाना चाहते हैं। तुम्हें भी तैयार होकर तिलकपुर जाना है। जो आज्ञा महाराज। राजा समलदेव ने तुरंत ही एक पत्र राजा तिलक सिंह के नाम लिखा और उसे दूत को देते हुए कहा, यह पत्र का उत्तर लेकर सिरदी समल प्रदेश वापस लौटना। जो जी आज्ञा मां। दूत वापस समलपुर का पत्र लेकर वहां से चला गया। तो राजा समलपुर महामंत्री के कारागार में उस कक्ष में पहुंचे जिसमें राजकुमार जी अजीत सिंह कैद था। राजकुमार अजीत सिंह की जांग में भाले का जख्म के कारण दर्द से करा रहा था। कहो राजकुमार, क्या हाल चाल है, होश ठिकाने आए या नहीं। राजकुमार अजीत सिंह ने कराते हुए क्रोध भरी दृष्टि से राजा समलदेव की ओर घूरा और कुछ नहीं कहा। रस्सी जल गई है, बल नहीं गए, कोई बात नहीं, तुम्हारा यह दम भी एक उस दिन खत्म धूल में मिल जाएगा जिस दिन हम तुम्हें पर खबर मिलेगी जीत सिंह अपने होने वाले ससुर तिलक सिंह के हाथों मारा गया। समलदेव की बात सुनकर अजीत सिंह चौंका। क्या बक रहे हो, भला राजा तिलक सिंह अपने होने वाले दामाद को क्यों मारेंगे। यह भी हमारी चाल का एक हिस्सा है अजीत सिंह। वो राजा समलदेव और अजीत सिंह को अपनी योजना षड्यंत्रकारी योजना बताई। समलदेव की योजना सुनकर अजीत सिंह भड़क उठा। समलदेव, तुम सूरतगढ़ पर कार्य करने का जो षड्यंत्रकारी योजना बना रहे हो वह कभी सफल नहीं हो सकती। यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है अजीत सिंह। लगता है तुम्हारे घाव कुछ ठीक हो चले हैं। सेवक से तुम्हारे घाव पर छिड़कने के लिए नमक मिर्च मंगाता हूँ। कुछ देर बाद, हाँ, तुम्हारी यही सजा है अजीत सिंह। जब जब तुम्हारा जख्म ठीक होने लगेगा उस पर नमक मिर्च डाल दी जाएगी। उधर महामंत्री चंद्रेश को भेज गुप्तचर दोनों राजकुमार को ढूंढने झिंगा कबीले के सरदार के पास पहुंचे। सरदार, हम दोनों राजकुमार को खोज में यहाँ आए हैं, क्या आपने उन दोनों को कहीं देखा। तुम उन दोनों राजकुमार का हुलिया बताओ। तब गुप्तचर ने सरदार को सिरंगा को अजीत सिंह और जीत सिंह का हुलिये के बारे में जानकारी दी। जीत सिंह के हुलिये के बारे में सुनकर सरदार सिंगारा चौंका। राजकुमार, बताए, हुलिये से मिलता जुलता एक घायल युवक हमारे कबीले वालों को मिला है। उसकी बेहोशी अभी टूटी नहीं है। वैद्य जी उसका लगातार उपचार कर रही है। सरदार सिंगारा, कृपया हमें उस बेहोश युवक के पास ले चलिए, हम उसे देखना चाहते हैं। सरदार सिंगारा गुप्तचरों के साथ उस झोपड़ी में पहुंचा और जहां जीत सिंह बेहोश था। अरे, यही तो छोटे राजकुमार जीत सिंह है। इसकी यह दशा किसने की। बड़े राजकुमार अजीत सिंह कहाँ है। ओह, यह तो बेहोश युवक सूरतगढ़ का राजकुमार है। सरदार सिंगार ने गुप्तचर को बताया, हमारे कबीले के आदमी केवल जीत सिंह को उठाकर लाए थे। सरदार, क्या हम राजकुमार जीत सिंह को इस अवस्था में अपने साथ सूरतगढ़ ले जा सकते हैं। हमारे वैद्य ने कहा है 2-3 दिन पश्चात जीत सिंह को होश आ जाएगा, उसके पश्चात तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। तब गुप्तचरों ने आपस में परामर्श किया, यह तो राजकुमार जीत सिंह के पास एक रुक जाता हूँ, उसे होश आने पर इसे साथ लेकर सूरतगढ़ वापस चला आऊंगा। तुम दोनों इसी समय राजकुमार अजीत सिंह की खोज में निकल जाओ। उधर राजा समलदेव विशेष दूत राजा तिलक सिंह के दरबार में पहुंचा। महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं राजा समलदेव का विशेष सूचना लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ, कहकर दूत ने समलदेव का पत्र राजा तिलक सिंह को दे दिया। राजा तिलक सिंह ने पत्र पढ़ना शुरू किया। राजा तिलक सिंह को समलदेव का प्रणाम। समाचार विदित हो कि सूरतगढ़ के राजकुमार अजीत सिंह को हमने कैद कर लिया है। छोटा राजकुमार अजीत सिंह आपका दामाद होने वाला। यदि आप अजीत सिंह को चल से अपने यहाँ बुलाकर मौत की घाट उतार दे तो सूरतगढ़ पर हम दोनों का कब्जा हो जाएगा और तब हम दोनों सूरतगढ़ के राज्य को आधा
करके आपस में बांट लेंगे। आपकी पुत्री सुंदर है, उसके लिए सुयोग्य राजकुमारों की कमी नहीं है। जीत सिंह की मृत्यु के बाद आप दूसरी जगह उसका विवाह तय कर सकते हैं। सोच लीजिए, ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं लगे आता। वह पत्र पढ़कर लालची सोच में पड़ गया। समलदेव का सुझाव अच्छा है, मुझे इस पर सुझाव को मान लेना चाहिए। अगले ही पल दूत अपने राजा से कहना कि हम उसके साथ आज ही अपना दूत सूरतगढ़ के लिए रवाना कर देते हैं। जी महाराज। दूत के जाने के पश्चात राजा तिलक सिंह ने एक पत्र लिखा, उसे अपने दूत को देते हुए कहा, यह पत्र तुमने सूरतगढ़ के महारानी सुजा सुजाता देवी को देना है। जी। दूत ने वह पत्र दरबार लिया और दरबार से चला गया। जल्दी सूरतगढ़ जा पहुंचकर अजीत सिंह और जीत सिंह के गायब हो जाने से सूरतगढ़ के नए राजा के राज तिलक न हो सका, इसलिए राजकार्य राजकार्य महारानी सुजाता देवी देख रही थी। महारानी जी, राजा तिलक सिंह का दूत आपसे एक विशेष संदेश लाया है। महारानी की जय हो। कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? महारानी जी, राजा तिलक सिंह ने आपके लिए यह पत्र भिजवाया है। सुजाता देवी ने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया। तिलकपुर के राजा तिलक सिंह का महारानी सुजाता देवी के सेवा में प्रणाम स्वीकार हो। आगे समाचार यह है कि हमारे यहाँ की रस्म अनुसार ब्याह से पहले आने वाले पंचमी को दूल्हा अकेला ही अपने होने वाली ससुराल में आता है। आपसे अनुरोध है कि पंचमी के दिन राजकुमार अजीत सिंह को तिलकपुर भेज दें। तिलक सिंह का पत्र पढ़ महारानी सुमित्रा देवी सोच में पड़ गई। राजा तिलक सिंह ने जीत सिंह को रस्म की निर्वाह करने के लिए तिलकपुर बुलाया है और जीत सिंह का कुछ अता पता नहीं है। अब क्या किया जाए? तब मन ही मन कुछ निर्णय कर महारानी सुजाता देवी ने दूत से कहा, दूत, राजा तिलक सिंह से कहना राजकुमार जीत सिंह उस समय किसी राजकीय कार्य से सूरतगढ़ से बाहर गए हुए हैं। जीत सिंह को सूरतगढ़ वापस आते ही ना हम पंचमी के दिन उसे तिलकपुर भेज देंगे। जी महारानी जी। रानी सुजाता देवी को प्रणाम करके दूत वहां से चला गया। अब असमझ में डूबी राजकुमारी सुजाता महामंत्री चंद्रसेन सिंह से बोली, महामंत्री जी, किस्मत हमारे हाथ के कैसे खेल खेल रही है। दोनों राजकुमार लापता हो गए। सूरत सिंह का राज सिंहासन राजा बिना सोना पड़ा है और राजा तिलक सिंह की अस्तमात तक अपना दूत भेज दिया। महारानी जी, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। इस परीक्षा की घड़ी में आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए। सहसा कुछ सोचकर सुजाता देवी बोली, महामंत्री जी, गुप्तचरों को दोनों राजकुमार की खोज में गए काफी दिन बीत गए, अभी तक वापस नहीं लौटे। अब हमें किसी प्रकार राजकुमार की खोज करनी चाहिए। महारानी जी, मेरा विश्वास है गुप्तचर सिद्धि राजकुमारों को साथ लेकर सूरतगढ़ वापस लौटेंगे। महामंत्री चंद्रेश की बात सुनकर महारानी सुजाता देवी ठंडी सांस ले भरकर रह गई। उधर वैद्य लंबे उपचार के बाद राजकुमार जीत सिंह को होश आ गया था। आह, मैं कहा हूँ, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी लाज रख ली। यह खबर कबीले वाला भागा भागा सरदार श्रृंगा के पास पहुंचा। सरदार राजकुमार जीत सिंह को होश आ गया। क्या सच? ओह, यह तो बड़ी अच्छी खबर है। आओ हम भी सब राजकुमार के पास चलते हैं। सरदार श्रृंगा गुप्तचर के साथ लेकर राजकुमार जीत सिंह के झोपड़ी में पहुंचा। राजकुमार जीत सिंह एक अजनबी व्यक्ति को अपने देश के राजदूत गुप्तचरों के वेशभूषा में देखकर चौंका। क्या तुम सूरतगढ़ के गुप्तचर हो? राजकुमार, आपको पूरे एक सप्ताह से बेहोश बाद होश आया है। जी राजकुमार, महारानी सुजाता देवी ने बड़ी आपकी और बड़े राजकुमार अजीत सिंह की खोज में मुझे भेजा है। यहाँ के सरदार सिंगारा के कबीले आपको बेहोश देखकर यहीं रुक गया और मेरे अन्य साथी राजकुमार अजीत सिंह की खोज में गए हैं। क्या एक सप्ताह तक बेहोश रहा? हाँ राजकुमार, हमारे कबीले के राजवैद्य के अथक प्रयास से ही आपकी जान बच सकी। हमें खुशी है, आप पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं। सरदार श्रृंगा, मैं आपका और आपके कबीले के वैद्य जी का ऋणी हूँ, जिसने प्रयास से मैं दोबारा जीवन दान मिल सका। यह हमारा कर्तव्य था राजकुमार। अपने
एक सप्ताह बाद होश में आने की बात सुनकर अजीत सिंह शोकाकुल हो गया। राजकुमार, तुम कुछ दुखी प्रतीत हो रहे हो, इसका कारण? सरदार, मैं अपने भाई अजीत सिंह के बारे में सोचकर दुखी हूँ। वह संभल देव का कैदी है। वह न जाने किस हाल में हुआ। क्या राजकुमार, अजीत सिंह संबलदेव का कैद में है? यह कैसे हुआ? फिर अजीत सिंह ने अपने साथ घटी घटना पर सुनाई। सुनकर सरदार सिंगारा ने कहा, राजकुमार, आप दुखी न हो। मैं इस संकट की घड़ी में हम आपके साथ हैं। कहो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? सरदार संबलदेव, मैं अकेला ही काफी हूँ। अगर कभी आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ी तो अवश्य कष्ट दूंगा। सरदार सूरत सिंह सरदार सूरतगढ़ से हमारी माता जी हमारी प्रतीक्षा व्याकुल हो रही होगी। अब हमें सिर्फ सूरतगढ़ जाना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं राजकुमार। हम अभी आपके घोड़े को यात्रा के लिए तैयार करवा देते हैं। धन्यवाद सरदार। घोड़ा तैयार हो जाने के पश्चात जीत सिंह तैयार होकर उस पर सवार हुआ। गुप्तचर उसके साथ था। भगवान आपको सुकुशल सूरतगढ़ पहुंचाए। सरदार, तुम्हारा प्यार भरा व्यवहार जीवन पर्याप्त याद रखेंगे। इतना कहकर जीत सिंह घोड़ा आगे बढ़ा दिया। उधर सूरतगढ़ के राजकुमार राजमहल की छत पर महारानी सुजाता देवी, राजकुमार अजीत सिंह की पत्नी रूप कौर खड़ी थी। वे दोनों प्रतिदिन महल की छत पर आ चढ़ कर देखते कि गुप्त राजकुमार को लेकर आ रहे हैं या नहीं। चलिए माता जी, नीचे चलिए, संध्या का हो गई है। लगता है गुप्तराज भी राजकुमारों की खबर लेकर नहीं लौटेंगे। ठहरो रूपकुंवर, मुझे कुछ धूल सी उड़ती प्रतीत हो रही है। कुछ घुड़सवार है, क्या पता गुप्तचर ही हो। सुजाता देवी की बात सुनकर रूपकुंवर की सामने दशा की ओर देखने लगी। सचमुच दूर उसने दो घुड़सवारों चले आ रहे थे। आपका कथन ठीक है माता जी, सामने से दो घुड़सवार आ रहे हैं। हे भगवान, करें कि मेरे बच्चे की खबर लेकर आए हों। सिर दोनों घुड़सवार महल के करीब पहुंच गई। रूपकुमार दोनों को ध्यान से देखकर चौंक उठी। अरे, ये तो गुप्तचर के साथ राजकुमार जीत सिंह है। तब जीत सिंह तब अजीत सिंह कहाँ है? जीत सिंह को अकेला देखकर रूपकुमार का दिल बुरी तरह धड़क उठा। किसी अनहोनी के भय से कांप उठी। आकांक्षों से घिरी रूपकुंवर के साथ महारानी सुजाता देवी छत से नीचे उतरने लगी। जरूर अजीत सिंह के साथ कुछ अशुभ घटा है। हे भगवान, मेरे पति कहाँ रह गए, उनकी रक्षा करना। जैसे ही दोनों नीचे पहुंची, बेटा अजीत सिंह, तुम इतने दिनों कहाँ रहे? अजीत सिंह को कहाँ छोड़ाई? माँ। करामती देवता दोस्तों, अगली कॉमिक से